कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया या केवल बढ़िया? आज तो वैसे धूप वगैरह है तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वैसे बारिश होती कम है राजस्थान में, लेकिन होती है जब बहुत होती है। क्या कारण है इसका? राजस्थान के मानसून की क्या समस्या है? क्या लगता है आपको, कौन सी समस्या है राजस्थान के मानसून में? नहीं, वो कम होने की है। बारिश तो हो रही है ना अभी, लेकिन क्या दिक्कत है बारिश की? वो तो कम होने के कारण है। बारिश तो होती है राजस्थान में, अगर एक बड़े स्तर पे देखें तो क्या कारण है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि 12 महीने के अंदर से केवल 3 महीने के अंदर अंदर लगभग 90% वर्षा हो जाती है राजस्थान में। ये सबसे बड़ा एक कारण है। तो वो अभी वो परिस्थितियां हैं कि जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने मैक्सिमम है, जिसमें से 2 महीने जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा हो जाती है, और इस दौरान कईयों की फसलें खराब भी हो जाती हैं। तो ये एक मुख्य कारण है मानसून का, जो अपने एक साथ आ जाती है वर्षा। और इसके अलावा क्या कारण है वर्षा कम होने के? जैसे अभी बता रहे थे, मरुस्थल है, एक अरावली की दिशा है। अगर अरावली की दिशा किस प्रकार से है? दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अगर इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती फिर? ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप। ये भाई, अरावली किस प्रकार से है? ये अरावली है। अगर ये अरावली ऐसे हो जाती तो क्या होता? अभी वर्षा, मान लीजिए ये अरावली ऐसे है, तो अभी वर्षा ज्यादा किस तरफ होती है? अपन पढ़ते हैं भाई, इस तरफ ज्यादा वर्षा होती है। अगर ये ऐसे हो जाती तो क्या हो जाता? राजस्थान में सबसे पहले मानसून देखो, राजस्थान के अंदर मानसून तो दक्षिण पश्चिम वाला ही है, लेकिन 2 शाखाओं में वो बढ़ जाता है। जब आप भारत को देखते हो, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां से 2 भागों के अंदर शाखाएं बढ़ती है, एक अरब सागर से आती है और एक बंगाल की खाड़ी से आती है। और राजस्थान में पहले वर्षा कौन सी शाखा करती है? तो अरब सागर वाली करती है। और राजस्थान की जो स्थिति है, वह नजदीक कौन सा समुद्र है या कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो अरब सागर की जितनी जो मानसूनी वर्षा रेखाएं हैं, जो मानसून है, उसको अगर रोक पाएगा राजस्थान, उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। यानी कि अगर अरावली ऐसे न होकर ऐसे हो जाती, तो जो अरब सागर से जितनी जितनी अरब सागर की शाखा से मानसूनी पवनें आ रही हैं, उनको यही रोक लेते, और जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती। एक रीजन आपने ये भी सुना, अभी सुना होगा किसी ने, कि अगर अखबार पढ़ते हो तो गंगानगर के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, जबकि गंगानगर में तो मरुस्थल भी है। तो क्या कारण था उसका बाढ़ आने का? ये ज्योग्राफी के अंदर आपको पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। गंगानगर के अंदर बाढ़ जैसी परिस्थितियां क्यों बनी, क्या रीजन था? और कोई? नहीं नहीं नहीं, वर्षा, वहां पे पानी इतना भराव क्यों हुआ, क्या कारण था बाढ़ की जैसी स्थिति? हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम सही जवाब। वहां पे जो नीचे जिप्सम का जमाव है, उसकी वजह से वहां पे पानी का रिसाव नहीं हो पाता। जबकि वहां पे वर्षा तुलनात्मक रूप से उतनी भी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो पानी का रिसाव नहीं हो पाता है, इस वजह से। आपने सुना होगा किसी समय बालोतरा के अंदर, बाड़मेर में भी बाढ़ आई थी, जबकि वहां पर तो इतना मरुस्थल है। उसका रीजन क्या है? कि वहां पर जो धरातल है उसके अंदर जिप्सम का जमाव है। ये कुछ ऐसे रीजन है। मैप कौन कौन लेके आया राजस्थान? मिल गया आपको? दिखाना किस प्रकार का मैप ला। हाँ, ये मैप है ना, ये इसकी एक साथ पूरी किताब वो भी मिलती है, कॉपी टाइप में भी मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है। मंगवा लेना, या तो जयपुर में तो मिलती है। और सिलेबस किस किस के पास में? प्री प्री का है या मेंस का? दोनों। और किसके पास नहीं है? आज केवल आज कौन आए, जो बिल्कुल आज ही आए हैं? चलो, आपकी कोई गलती नहीं है। बाकी जो आए हैं, आप लोग नहीं लाए सिलेबस। चलो, आरएस बनना है कि नहीं बनना? बनना है ना, तो फिर सिलेबस रखो। जो टीचर बोल रहे हैं वो चीज़ करो, आपके फ़ायदेमंद की ही बात है वो।
ठीक है ना। अपनी कल बात हो चुकी थी इन चीज़ों के ऊपर, क्या पढ़ना है। अगर कोई आज जो नया है वो कल वाली क्लास जो है वो यूट्यूब पर आ चुकी है, तो वहाँ पर आप जाके देख लेना उसको। इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है कि सारी की सारी क्लासें आपको ऐप पे भी फ्री मिलेगी, जो यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप किसी दिन नहीं आ पाते हो, छुट्टी पर हो, तो घर से भी उस क्लास को लाइव भी देख सकते हो, बाद में वो रिकॉर्ड भी रहेगी तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये आपके लिए दोहरा फ़ायदा है इसमें। तो एक अपना पॉइंट हुआ था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद में क्या प्रीलियम्स एग्जाम की रणनीति होनी चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ अपन ने सिलेबस डिस्कशन किया, क्वेश्चन देखे थे कि कौन कौन से कहाँ से उठ के आए हैं। और आज अपन बात करेंगे आरएस मेंस एग्जाम, जो अपने विशेष रूप से राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है। वैसे सर ने आपको बता दिया होगा 4 पेपर होते हैं, मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूं, बाकी सर ने अच्छे से बता दिया। 4 पेपर होता है, पेपर 1, 2, 3 और लास्ट वाला जो पेपर 4 होता है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। चारों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, टोटल 800 नंबर का होता है। और कितने नंबर आपको लेके आने हैं 800 में से? 400 नंबर। 400 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3-3 घंटे का ये होता है। अपना जो पोर्शन है वो सेकेंड पेपर के अंदर आएगा। पेपर नंबर जो 2 है, उस पेपर नंबर 2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पेपर नंबर 2 है, जिसके अंदर 3 यूनिट, हर पेपर के अंदर 3-3 यूनिट रहती है। जैसे कि सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट है जिसमें एथिक्स वाला पार्ट है, सेकंड यूनिट के अंदर जो है वो आपके साइंस वाला है, और थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर ज्योग्राफी वगैरह आती है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया की है, और सी पार्ट जो है इसका उसके अंदर राजस्थान का है। तो जो जो सिलेबस लेके आ गए उसको खोल लेना है, ये आपके अब काम की चीज़ें आएगी इसमें सारी की सारी। एक चीज़ आप यहाँ पर देखना, ये सिलेबस है मेंस का, और यहाँ पर जो अपने प्री का था कल, इन दोनों को अगर आप देखोगे मैक्सिमम चीज़ें आपको सेम टू सेम ही मिलेगी। एक बार आप दोनों सिलेबस को पास में रख लेना है, आपको अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसमें टॉपिक जो है वो केवल प्री वाले हैं और कौन कौन से जो है वो केवल मेंस वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना जो सिलेबस है, ये वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं काट के और अलग से लेके आया हूँ, ये रहा, ये केवल मेंस वाला है और वो वहाँ पे केवल प्री वाला था। इनसे पहले छोटी सी मैं चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, जो अपने एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और वो भी सर ने वैसे बताया होगा आपको कि 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं आरएस के अंदर। एक आता है 2 नंबर का, जिसके अंदर 15 शब्दों के अंदर आपको लिखना होता है। एक आता है 5 नंबर का, जिसके अंदर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। और एक आता है 10 नंबर का, जिसमें आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। पहले वो 150 में आता था, अभी उसको 100 में कर दिया है। पेपर सेकंड के अंदर देखिए, आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने के लिए ही ये मैं लेके आया हूँ स्कीम जो है। देखिए यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं जैसे कि पार्ट ए, बी और सी। ए पार्ट का मतलब है कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो पार्ट ए के अंदर है, जो 5 नंबर वाले हैं वो बी के अंदर है, जो 10 नंबर वाले हैं वो सी के अंदर है, ठीक है। अगर आप तीनों ही पेपरों के अंदर देखेंगे तो जो अपना वाला है, यानी कि जो पेपर सेकंड है, उसमें आपको पार्ट सी के अंदर 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहे? दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर आपको ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 नंबर वाले, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, इसको तो छोड़ दो, ये तो चीज़ अलग है। यानी कि इन तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा 10 नंबर वाले क्वेश्चन किस में है? पेपर सेकंड के अंदर है। यानी कि आपका फोकस ज्योग्राफी के अंदर किस चीज पे होना चाहिए? बड़े वाले क्वेश्चनों पर होना चाहिए। यहां पर आपको 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में भी 2 क्वेश्चन आए हैं 20 नंबर के, यानी कि 10-10 नंबर के, और बाकी इंडिया ज्योग्राफी के, वर्ल्ड के, वो अलग से हैं। 15 क्वेश्चन इसके अंदर 2-2 नंबर वाले हैं, और 14 क्वेश्चन जो है वह 5-5 नंबर वाले, यानी लगभग बराबर सा है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 नंबर वालों के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। ये एक स्कीम है, इसको समझाने के लिए मैं ये लेके आया हूं। बाकी अब अपन सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले वही टॉपिक है राजस्थान की भू भौतिक प्रदेश या फिर भू आकृतियां, जिसके अंदर पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये का यही सेम टू सेम उसमें लिखा हुआ है प्री के अंदर भी, और वहां पर केवल इतना ही लिखा हुआ है उनकी विशेषताएं, और विशेषताओं के अंदर विशेष रूप से यही चीजें सारी पढ़ी जाती है। पर्वत हुआ, पठार हुआ, मैदान हुआ, मरुस्थल हुआ। तो ये तो बिल्कुल सेम ही है, जो प्री में है वही मेंस में है। इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे प्री प्लस मेंस के हिसाब से, यानी कि साथ में ही आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा, और उसके साथ साथ में आपको मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी रोज देते रहेंगे, ठीक है। सेकंड आता है प्रमुख नदियां एवं झीलें। ये नदियां और झीलें वाला जो टॉपिक है ये प्री में भी था और मेंस में भी है। यहां से पिछली बार भी क्वेश्चन आया, प्री में कौन कौन से आए थे वो मैंने आपको बताया, एक बनास नदी का क्वेश्चन आया था, और मेंस में भी इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये भी बिल्कुल प्री और मेंस दोनों साथ में चलने वाला टॉपिक है। उसके बाद में आता है जलवायु।
ये भी उधर भी था और इधर भी है। जलवायु मैंने कहा था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर आपको कोपेन वाला मैंने क्वेश्चन भी बताया था जो अक्सर पूछा जाता है, कोपेन वाला। बाकी जलवायु, उनकी विशेषताएं और उसका वर्गीकरण में विशेष रूप से राजस्थान का एक मोटा मोटा जलवायु वर्गीकरण, और उसके अलावा आपको कोपेन वाला जो है वो विशेष रूप से पढ़ना होता है इसके अंदर। तो ये भी प्री और मेंस दोनों के अंदर है, ये तीनों के तीनों टॉपिक। ये टॉपिक भी प्री में ही है और मेंस में भी है, जिसमें प्रमुख वनस्पति जो है वह क्षेत्र या फिर वनस्पति जो प्रदेश है उसका अध्ययन करेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्री के अंदर इसके साथ में एक टॉपिक और लिखा हुआ था, कौन सा था वो? मृदा का एक टॉपिक लिखा हुआ था। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, यानी कि मृदा केवल किस में है? प्री के अंदर है, ये केवल प्री के अंदर ही है। अब यहां से आपको थोड़ा छांटना आ जाना चाहिए, सिलेबस को पहले अच्छे से बैठ के पढ़ना है, पहले सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस की एक एक लाइन याद कर लेनी है, फिर आपको उतरना है मैदान के अंदर, तब आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस अगर आपको अंगुलियों पे याद रहेगा तो बाकी पूरा का पूरा कोर्स भी याद हो जाएगा। तो मृदा का टॉपिक केवल क्या है? प्री का है। तो अपन जब मृदा पढ़ेंगे तो मैं आपको केवल प्री ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा, और मेरी एक कोशिश रहेगी कि आपकी प्री की तैयारी अच्छे से हो, इसलिए मैं एमसीक्यू की भी आपको करवाता रहूंगा साथ साथ। यानी कि जैसे अपना टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक के लास्ट के अंदर एमसीक्यू लेके चलेंगे, जो ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा वो अपन चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए, तो वापिस बेंच पे आते हैं। अगला टॉपिक है कृषि। देखिए, मैंने कहा था कि वहां पर लिखा हुआ था केवल प्रमुख फसलें, जिसमें वो गेहूं वगैरह, बाजरा और मक्का उन्होंने लिख रखा था, लेकिन प्रमुख फसलों का मतलब केवल फसलें नहीं है, उसमें वो कृषि पूरी की पूरी आ जाती है। और मेंस के अंदर इन्होंने वापस कृषि लिख दी है यहाँ पर, और उसके आगे वापस लिखा गया है प्रमुख फसलें। यानी कि कृषि के अंदर आपको कृषि, जलवायु, प्रदेश वगैरह वो सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी इसमें। और प्रमुख फसलें, उनका उत्पादन और उनका वितरण। वितरण का मतलब है किस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से कौन सी फसलें होती है, और किस मृदा के अंदर कौन सी फसलें ज्यादा उत्पादन होता है, उनका उत्पादन कितना क्या है। यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन आपको काम में लेना पड़ेगा कि पिछली बार कितना उत्पादन हुआ फसलों का, इस बार कितना हुआ, रबी का कितना हुआ, खरीफ का कितना हुआ, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। यानी कि ये कृषि का पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए, अगला टॉपिक है धात्विक एवं अधात्विक खनिज। वहां पर भी लिखा हुआ था आपके पास में धात्विक और अधात्विक खनिज, यानी कि प्री के अंदर और मेंस के अंदर दोनों के अंदर ये है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये भी प्री और मेंस दोनों के अंदर है। एनर्जी का टॉपिक है, एनर्जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और इस एनर्जी के लिए आपके जैसे इसमें परिवहन नहीं दिया हुआ है, बाकी छोटे एग्जाम के अंदर परिवहन भी रहता है। एनर्जी जो टॉपिक है इसको आपको विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा से तैयार करना होता है, क्योंकि एनर्जी के अंदर जितनी जितनी योजनाएं हैं, या तो बजट या फिर आर्थिक समीक्षा, वहां से आपको इसमें आंसर लिखने के अंदर आसानी रहती है। तो इसको अपन जब पढ़ेंगे तब आपको मैं अपडेट जो रहेगा बिल्कुल आर्थिक समीक्षा 2021-22 उसके आधार पर ही पढ़ाने वाला हूं। अगला टॉपिक है जनसांख्यिकी विशेषता एवं प्रमुख जनजातियां। ये जनसांख्यिकी बेसिकली जनसंख्या ही है, ये जो जनगणना वाली है 2011 की जनगणना ही आपको पढ़नी है इसमें, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। और जनजातियां जो लिखा हुआ है इसमें अलग से ही जो जनगणना होती है उसमें जनजातियों का वर्गीकरण रहता है कि कौन सी जनजाति कितनी है, कौन से जिले में ज्यादा है, कौन से में कम है, वो सारी की सारी चीज इसी में ही आ जाती है आपके। यानी कि ये टॉपिक भी प्री और मेंस दोनों के अंदर है। उसके बाद में वन्य जीव, ये देखिए ये टॉपिक लिखा हुआ नहीं है प्री के अंदर। प्री के अंदर लिखा हुआ यहां से जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, ये टॉपिक लिखा हुआ है प्री के अंदर। लेकिन मैंने वहां पे भी आपको कहा था कि इसके अंदर वही सारी की सारी चीजें पढ़नी होती है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हुआ, अभ्यारण्य हुआ, संरक्षित क्षेत्र हुआ या खेड निश्चित क्षेत्र हुआ, वो सारी की सारी चीजें इसी में ही आती है आपके वन्य जीव एवं जैव विविधता के अंदर। यानी कि ये टॉपिक भी आपका प्री और मेंस दोनों के अंदर सेम टू सेम है। उसके बाद में अगला है आपका यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना राजस्थान में इसकी संभावनाएं क्या है। यहां से पिछली बार 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आरएस मेंस के अंदर, एक इसमें से 10 नंबर का था, एक इसमें से था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से। तो ये टॉपिक जो है ये प्री के अंदर नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अगर यहां पर आप देखेंगे प्री के अंदर, तो प्री के अंदर यहां पर जैव विविधता एवं इनका संरक्षण है, जो भू धरोहर स्थल वाला है वो यहां पर अलग से आपके दिया गया है मेंस के अंदर। तो स्पेशल जो मेंस के अंदर है वो भी आपको एक बार छांट लेना इसके अंदर, जैसे कि ये केवल मेंस के अंदर टॉपिक है आपका, ठीक है। उसके बाद में अगला है प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। ये प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, अब देखिए इसमें से वापस पर्यटन वाला जो टॉपिक है, यानी कि ये जो यहां पर लिखा हुआ है आपके पास पर्यटन एवं परिपथ, ये केवल क्या है आपका, केवल प्री के अंदर ही ये टॉपिक है। उद्योग वाला आपको मिला क्या इसमें, मेंस वाले में नहीं मिला ना, तो
तो ये भी केवल प्री के अंदर है। यानी कि केवल प्री वाले टॉपिक कौन कौन से हो गए, एक मृदा वाला हो गया, बाकी सारे कॉमन है, केवल प्री के अंदर मृदा है, एक उद्योग वाला टॉपिक जो है ये आ जाता है, और इसके अलावा आपका जो पर्यटन स्थल एवं परिपथ वाला जो है यह आ जाता है आपका केवल प्री के अंदर। तो ये 3 टॉपिक जो है वो विशेष रूप से इसके अंदर है। बाकी जैसे सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण की तकनीक जो है ये यहां पर लिखा हुआ तो नहीं है आपके, देखिए इसमें ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यह आपको इस नदियों और झीलों नदियाँ वाले जो है उसमें से पूछ लिया जाता है बेसिकली, क्योंकि सिंचाई परियोजनाएं जब आप माही नदी पढ़ रहे हैं तो माही की जो सिंचाई परियोजना है वो सारी की सारी आपको पूछी जा सकती है, तो वो तो वैसे ही आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जल संरक्षण के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। और प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे ये भी केवल मेंस के अंदर ही है, प्री के अंदर नहीं है, लेकिन ये इससे जोड़ के पूछा जा सकता है जैव विविधता से, तो इसको भी अपन अच्छे से देख लेंगे। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, एक बार आप लोग जो है वह इसको देख लेना है, कौन कौन से प्री में है, कौन कौन से मेंस में है। ये आपको सभी को समझ में आया सिलेबस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है प्री और मेंस में? किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे पूछ सकता है अभी। फिर अपन बात करेंगे कि आगे इनमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो पिछले वाले 2021, केवल 2021 की अभी बात करेंगे, क्योंकि 2021 के अंदर सिलेबस में थोड़ा वो चेंज हुआ था, और चेंज होने के बाद में फिर जो है वो अभी वाले क्वेश्चनों के ऊपर अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आया है आपके सामने, राजस्थान के अंदर जस्ता उत्पादक जो क्षेत्र है उनका उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, अब तो बता सकते हैं आप? खनिज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वाले टॉपिक से। यानी कि इस वाले टॉपिक से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन मिला है? 2 नंबर का क्वेश्चन मिल गया है। ये रहा 15 शब्दों के अंदर आपको राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जस्ता बोलते हैं जिंक को ही, जो इंग्लिश मीडियम है वो वैसे ऊपर लिखा हुआ आता है इंग्लिश में, तो जिंक और जस्ता जो है यह आपके इसके उत्पादक क्षेत्र लिखने थे। यानी कि मैंने आपको कहा था कि केवल इनमें खान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर उत्पादन होता है भाई, जावर मालार जो भी। अब 15 शब्दों के अंदर है, ये देख लीजिए इतनी सारी लाइनें मिलती है। यहाँ पे तो बोर्ड है, बहुत बड़ी दिख रही होगी आपको, लेकिन वहां पे छोटी सी ये जगह रहती है। और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों के अंदर आपको सीधा का सीधा शुरू करना होता है, सीधा का सीधा जो है वह आपको इसके अंदर जैसे शुरू करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जावर माला लिखा, मोचिया मगरा लिखा, और कोष्टक में आप लिख सकते हैं जैसे कि उदयपुर में है, जैसे कि राजपुरा दरीबा हुआ। इस प्रकार से आप जो है वह इसमें लिख सकते हैं, जैसे ये राजसमंद में है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपके सिलेबस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ये इसके ऊपर अपन बहुत प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको टू द पॉइंट लिखना है और इस पर अपन अच्छे से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के हाड़ौती पठार जो है इसकी भौतिक विशेषताओं के ऊपर आपको विवेचना कीजिए। 5 नंबरों का क्वेश्चन है, 50 शब्दों के अंदर यह आया है। अब इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, कोई अगर पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो बताइए। देखिए हाँ, इतनी सारी चीजें आप लिख दोगे 50 शब्दों में? तो देखो हमेशा आंसर की शुरुआत भी इसी प्रकार से होनी चाहिए कि उसका सीधा सीधा दिमाग के अंदर मैप खुल जाना चाहिए। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित 4 जिलों से मिलकर बना क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। यहां से ये क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है। दूसरी चीज आपको इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, चाहे कोई सी भी ज्योग्राफी आपको मैप बनाने की आदत पटक लेनी है। ये यहां तक जो है ये तो आपको जगह मिल रही है, जो कॉपी होती है ना वो यहां तक होती है। और पिछली बार जब मैं मेंस जो अपने टॉपर्स थे उनकी भी कॉपियां देखी ना, उन्होंने मैप यहाँ पर भी बना रखा था और उनको नंबर मिल रखे थे। तो इतनी भी कोई आपको बोलेंगे बहुत सारे कि इस बॉर्डर के अंदर अंदर ही लिखना है, इससे बाहर नहीं निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर बना सकते हो। आपके मान लीजिए अगर जगह फुल हो गई, इस बार मैं भी बहुत सारे बाहर मैप बना के आया, यहाँ पर आप आराम से जो राजस्थान का जो पूर्व दक्षिण पूर्व वाला जो मैप है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर बता सकते हो, इस रीजन को जो भी है, ठीक है। तो मैप की आपको आदत पटक लेनी है। बाकी इसको शुरुआत इस प्रकार से करनी है और इसमें और अच्छे से लिख सकते हो, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें आप लिख सकते हो पर्वत, पर्वत लिख के डैश करके सीधा आडा वाला पर्वत हुआ, जैसे कि आपके मुकुंदरा हिल्स हुई, ये सारी की सारी इसमें पर्वत लिख सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर मृदा लिख सकते हो, मध्यम काली प्रकार की मृदा। उसके बाद में इसमें फसलें लिख सकते हो। ये डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें होती है। ये चीजें अपने को डायरेक्ट अगर लिखोगे तो सीधा उसका फोकस जाएगा। और हमेशा एग्जामिनर चेक भी ऐसे ही करता है, अच्छा पर्वत लिखा है आधा नंबर इसका हो गया, अच्छा फसलें लिखी आधा नंबर इसका हो गया, ऐसे वो नंबर देते हैं।
तो आपको सीधा सीधा उसको पॉइंट गिनाने हैं कि मैंने ये लिखा है, मेरे को नंबर दो, तो वहां से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये आ गया, ये कहां से पूछा गया है बताइए, देखें ये आ गया है इसमें से, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से मिल गया है भूभौतिक प्रदेश में। तो इसमें से ये बेसिकली पूरे में से आ गया, पठार में से। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आया है, राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण का जो है वो संक्षेप के अंदर आपको विवेचना करनी है। वही 5 नंबर का है और 50 शब्दों का है। देखिए खनिज से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है और 5 नंबर का भी पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल रहा होगा। और वापिस इसी में से ही आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर आपको बताने थे कि जो धात्विक खनिज है, बेसिकली धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोहे भी होते हैं और अलोहे भी होते हैं। जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है वह लोहे धात्विक खनिज होते हैं, और अलोहे वाले होते हैं उनको आपको उनके नाम लिखने थे, थोड़ी सी अगर आप उनके खाने लिख देते तो वो बढ़िया था। और एक मैप बनाकर, और मैप के अंदर अगर आप पॉइंटेड कर देते कि यहाँ पर ये प्रमुख खाने हैं, तो आपको पूरे में से पूरे या फिर 5 में से 4 नंबर आराम से दे देगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण दीजिए। पहले बताइए, देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, कोई बता पाएगा? नाम सुना होगा आपने, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? हाँ बताइए, खड़े होके बताइए आराम से, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। किसके द्वारा? हाँ, और कोई? लगातार प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए जो प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके गैर परंपरागत तरीके से ऊर्जा बनाई जाती है, उसे गैर परंपरागत स्रोत है। जैसे सूर्य की जैसा मुझे सोलर एनर्जी। एग्जाम्पल आपके सही है, लेकिन डेफिनेशन मजा नहीं आ रहा है। और कोई? हाँ बताओ आप। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और बढ़िया है। और देखिए जो उन्होंने बताया ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा का जो है वो डेफिनेशन एकदम सही बैठती है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मैंने पूछा परंपरागत और गैर परंपरागत, दोनों में रात दिन का अंतर है थोड़ा। हाँ बताओ। वो वापिस आप नवीकरणीय की ही बता रहे हैं, आपके पीछे। हाँ बताइए। देखो अपन बोलते हैं ना अपने भाषाओं के अंदर कि परंपरागत, ये तो चलते वाली वो एक प्रथा है, परंपरागत प्रथा। इसका मतलब क्या है? जो प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हो गए? जो पहले से चले हुए आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है, वो परंपरागत है। गैर परंपरागत का मतलब जो परंपरा में थे ही नहीं, उसको नए तरीके से बनाया। जैसे पहले सोलर ऊर्जा का कहीं आप देखते थोड़ी थे भाई, 1990 के आसपास कहीं सोलर ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उस समय होती तो थी ना उत्पादन तो विद्युत का, तो जल विद्युत का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जल विद्युत एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा भी है, उसमें जल खत्म थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो ये नवीकरणीय जो है वो गैर परंपरागत में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए नवीकरणीय तो वह होती है जिसका उत्पादन बार बार किया जा सकता है, जिसके अंदर जो स्रोत है वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि पवन ऊर्जा हुई, जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, जैसे कि जल विद्युत हुई, ये नवीकरणीय है। अनवीकरणीय के अंदर जैसे कि प्राकृतिक गैस वाली हुई या फिर कोयला से उत्पादन हुआ, ये सारी की सारी अनवीकरणीय। परंपरागत के अंदर वह आती है जो प्राचीन समय से चली हुई आ रही है, जैसे कि जल विद्युत वाली हुई, परमाणु वाली हुई, लेकिन परमाणु खत्म हो जाता है तो वो किस में आ जाएगा? अनवीकरणीय के अंदर आ जाएगा। और अगर अपन गैर परंपरागत की बात करें तो सौर ऊर्जा हुई, जैसे पवन ऊर्जा हुई, ठीक है ना, ये जिसके अंदर खत्म नहीं होता है। जैसे अपने राजस्थान में होता नहीं है, लेकिन जवारी ऊर्जा भी एक प्रकार का किस प्रकार की ऊर्जा है? गैर परंपरागत है, नवीकरणीय प्रकार है, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या लिखना था कि गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उसके विकास का पूरा आपको विवरण देना है। तो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा बताना था। पहले सोलर एनर्जी के लिए बताना है, उसके बाद में आपको पवन ऊर्जा के ऊपर जाना है, ठीक है ना। मेनली राजस्थान के अंदर 2 ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिनके ऊपर सरकार भी बहुत ज्यादा कार्य भी कर रही है, हर बजट के अंदर इसके लिए घोषणा भी होती रही है। तो इसमें आपको बताना था, जैसे कि आप सीज क्षेत्र बता सकते थे,
कि राजस्थान के अंदर 365 में से 325 दिन प्लस सूर्य का जो प्रकाश है वो बिल्कुल सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा जो है वह संभावनाएं हैं। और सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है, सौर ऊर्जा के कुछ आप प्लांट बता सकते थे, बड़ला वगैरह वाले, उसके बाद में आप पवन ऊर्जा पे जा सकते थे, और वह सारा का सारा आप इसमें विवरण का मतलब हो गया कि आपको अच्छे से बताना था, तो ये आप इसमें कर सकते थे। इसमें भी आप मैप बना सकते हो। आपको एक चीज़ की आदत पटक लेनी है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, आपको मैप ढूंढने की आदत पटकनी होगी कि इसमें मैं मैप कैसे बना सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? केवल ज्योग्राफी नहीं, आप कोई सी भी सब्जेक्ट हो, मैप बनाने की आदत पटक लेनी है, उसके अंदर मैप कैसे बनाऊँ, चाहे जबरदस्ती बनाना है लेकिन बनाना है मैप। ये पूछ ले कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, तो फिर नहीं बना सकते ना। ये तो नहीं कि राष्ट्रपति बनाकर उसको नियुक्त किया जा रहा है, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जहां पर बना सकते हैं वहां तक बना। भाई आपको मान लो कि किसी मंदिर की पूछ लिया, टॉपिक तो कल्चर का, मंदिर का पूछ लिया, लेकिन आपको मान लीजिए उसकी अगर स्थिति पता है कि भाई पुष्कर का, अगर आपको ब्रह्मा जी का मंदिर पूछा है तो आपको पता तो है राजस्थान के सेंटर में ही आता है, तो राजस्थान कैसा भी आप बनाओ लेकिन सेंटर के अंदर वो पुष्कर आप बना सकते हो, वहां पर आप दिखा सकते हो। तो थोड़ा सा उसको लगेगा है इसको नॉलेज है, पुष्कर सेंटर में है राजस्थान के, इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कहां से आ गया आपका वापिस, इसमें एनर्जी वाला कहां गया, ये रहा। इसमें से आपको 10 नंबर का ये मिला है। उसके बाद में अगला देखिए, एक क्वेश्चन वापस आता है जो नया ही टॉपिक जुड़ा था, ये बिल्कुल नया जुड़ा था 2021 के अंदर, इससे पहले नहीं था। भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, राजस्थान में इसकी संभाव्यता जो है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। क्या होता है भू धरोहर, किसी को पता है कुछ? भू धरोहर स्थल, जियो हेरिटेज साइट्स, हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, यूनेस्को जारी, हाँ यूनेस्को द्वारा इनको घोषित किया। राजस्थान में है क्या कोई जियो हेरिटेज, कौन सी है? और बताओ। बिल्कुल, शाहबाद रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ है वो जियो हेरिटेज के अंदर शामिल है राजस्थान से। जियो हेरिटेज का मतलब ऐसी स्थल जो कि जिसका संरक्षण भी आवश्यक है, और जैसे कि मान लो उल्का पिंड गिरा है कहीं पे, और उल्का पिंड की वजह से अगर कोई एक ऐसी आकृति बन गई या फिर ऐसा भू धरातल स्थल बन गया है जिसको पर्यटन की दृष्टि से भी वो इम्पोर्टेंट हो, या जहाँ पर साइंटिफिक दृष्टि से भी वो इम्पोर्टेंट हो, उन चीज़ों का संरक्षण करने के लिए उनको भू धरोहर स्थल के रूप में जो है वह घोषित किया जाता है। या आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, भू धरोहर जो आपको अवधारणा पूछी गई है, बाकी यूनेस्को के द्वारा ये घोषित किया जाता है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। राजस्थान में इसकी क्या संभावना है उसके ऊपर प्रकाश डालिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई राजस्थान, जैसे कि जैसलमेर वाला जो रीजन है वहाँ पर निरंतर रूप से उल्कापिंड वगैरह गिरते रहते हैं, या फिर आपका 12 वाला जो शाहबाद रामगढ़ है वहाँ पर है। राजस्थान के अंदर अगर इनको भू धरोहर स्थल घोषित करेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर उनका सहयोग होगा। कई सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, बाकी इसको जब पढ़ेंगे और आपको फैक्चुअल चीज़ें भी इसमें बताई जाएगी। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कि बिल्कुल देखिए यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर संकल्पना जो है राजस्थान वाला, और इसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिल गया है। इस बार चांस है आपको पर्यावरण से एक क्वेश्चन मिलेगा, और इस बार चांस है आपको ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर 10 नंबर के 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, बाकी और भी बन सकते हैं, अपन तैयारी करेंगे उसी प्रकार से। यह आपको इसमें मेंस वाला जो है वह क्वेश्चन वाला है। अब देख लीजिए कितने नंबर हो गए टोटल, जोड़िए देखें। 5 नंबर का यहाँ से आया है, 5 नंबर का यहाँ से आया है, 2 नंबर का यहाँ से, 10 का और 10 का, कितने नंबर हो गए जोड़ के बताओ। देख 32 नंबर का हो गया, यानी कि पेपर सेकंड कितने नंबर का आता है, 200 नंबर का है। कितने नंबर का अपने मैटर मिल रहा है, और ये 32 में से आप 30 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 नहीं तो आप 25 भी अगर लेके आ जाते हो 32 में, और लाना आसान है। ज्योग्राफी में नंबर लाना बहुत आसान है, बाकी के अंदर आपके काट सकते हैं नंबर, लेकिन ज्योग्राफी में नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो 32 नंबर का मैटर पिछली बार मेंस में आया था, और प्री के क्वेश्चन मैंने आपको कितने बताए थे, 12 या 13 क्वेश्चन बताए थे, वो प्री के अंदर थे। यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है, 200 नंबर में से 25 नंबर का मैटर तो है प्री में, और मेंस के अंदर 200 नंबर का जो पेपर है उसमें से 32 नंबर का आपका ये मैटर आ गया। लगभग 35 तक ये चलता रहता है, कभी 32 आ जाता है, कभी 35 आ जाता है। तो ये था आपका मेंस का पूरा। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूं कि मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके बाद अपन आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। प्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉपिक के साथ साथ आपको क्या करना है, MCQ निकालते रहना है, वो प्री के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। दूसरी चीज़, जैसे आपका टॉपिक खत्म हो जावे उसके बाद में आप ओल्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तीसरी चीज़, आपको मैक्सिमम टेस्ट देना है, एक भी टेस्ट से बचना नहीं है। जो भी संस्थान के द्वारा टेस्ट करवाए जाते हैं संडे टू संडे,
भले आपको अगले 1 साल के लिए सब कुछ त्यागना पड़े, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मंडे टू सैटरडे उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा जितना आपके लिए संडे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि संडे 2-3 चीज़ों के लिए, एक आपको रिवीजन के लिए वही दिन मिलने वाला है, पूरे के पूरे वीक का रिवीजन, और दूसरा वही दिन रहेगा जो आपकी तैयारी का जो स्तर है उसको बताएगा। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। भाई यहाँ पर मान लो कि 40 या 50 बैठे हैं, तो उनमें से आप 40 नंबर पर हो या 4 नंबर पर हो, वो तय वही करेगा, वो टेस्ट से ही आपको पता चलेगा। और वो टेस्ट ही आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। क्योंकि मेरी यही आदत रहती है हमेशा कि अगर आप टेस्ट देते हो और अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आपको टेस्ट देते रहना, ये तो प्री की रणनीति थी। मेंस की क्या होनी चाहिए? मेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यही लिख लीजिए आप कि आपको क्या बनाने हैं, अच्छे दोस्त बनाने हैं और क्या करना है, मित्रों के साथ में आंसर राइटिंग करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, क्योंकि किसी टीचर को टाइम मिले कि नहीं मिले, लेकिन आपका मित्र भी बैठा रहेगा फ्री में, आप भी फ्री रहोगे और ये आप काम कर सकते हो दोनों जने तीनों जने मिलकर। तो सबसे पहला तो काम यही होना चाहिए आपके इसके लिए, क्योंकि मेंस के लिए यही है, जितने ज़्यादा आप लिखोगे ना उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं मेंस में। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जो भी यहाँ पर टेस्ट करवाए जाए आपको संडे टू संडे, वह आपको करना है, यानी कि जो संस्थान के द्वारा उत्तर लेखन करवाए जाए वो आपको करना है, ठीक है। तीसरी चीज, टॉपिक के साथ में मेरी आदत रहेगी कि मैं आपको, जैसे मान लो आज अपना जितना भी टॉपिक हुआ, इसमें से अगर कोई भी 2 नंबर का या 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। दूसरे दिन आप उसको लिख के लाना है। जैसे ही पूरा वीक एंड हो जाए, लास्ट में आप मेरे को चेक करवा देना और उसका मॉडल आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप सब लोग आपस में उसको मिला लेना, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जो रहेंगे ये अपन क्वेश्चन इसमें रखते रहेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये आपके 3 चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी मेंस की रणनीति रहनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें जो है वह आप लोग वापस वही मैं कहूँगा शॉर्ट नोट्स की जैसे आप लिखते जाना है, क्योंकि मेंस कोई भी अगर आप आंसर लिखेंगे उसमें अगर थोड़ा सा अगर आप फैक्ट डाल देंगे तो आपका आंसर एकदम बेस्ट हो जाएगा, जिसमें चाहे आप करंट का भी लिख सकते हो, चाहे सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है उसका लिख सकते हो, उस चीज़ का आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ लिख लेनी है, साथ में टॉपिक वाइज आप शॉर्ट के अंदर नोट्स बना के और उसमें फैक्चुअल चीज़ें लिख लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। ये आप इसमें लिखते रहना है साथ साथ, ठीक है। एक चीज लास्ट जो मैं बताता ही हूं, मैप वाला जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये मैप आपके हर आंसर के अंदर कोशिश करना है, ज्योग्राफी में तो विशेष रूप से हर आंसर में रहना चाहिए। इस बार आरएस मेंस के अंदर हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में लिखना था। मैंने उसमें लिखी भी थी, करीब 10 सभ्यताओं के बारे में भी लिखा, और लास्ट में यही था कि उसमें मैप कैसे बनाए। तो मैप बनाकर केवल उसमें सभ्यता ही दिखाई थी और उसमें नंबर अच्छे मिलेंगे, जिसने मैप बनाया ना उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। कालीबंगा है, हड़प्पा जो आपने बेराट वाली है, या फिर आपके आहड़ वाली है, इन सभी को आप अगर मैप के थ्रू अगर दर्शा दो तो वो एकदम सफिशियंट हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको मैप जो है उसके ऊपर काम करता रहना है, ठीक है। ये अपना काम यहाँ पर हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, कितने समय में कोर्स होगा। उसके बाद में अपना जो ये है पूरा का पूरा प्री और मेंस का आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। कोर्स का देखो ये रहता है कि वैसे तो ज्योग्राफी जो सामान्य रूप से अगर अपन प्री के लिए भी करना चाहें तो 25 दिनों की क्लास होती है, लेकिन जब अपन मेंस और प्री दोनों मिलकर करेंगे तो लगभग ये 50 क्लासों के आसपास आपकी रहने वाली है। तो 2 महीने के अंदर अंदर करवाने की मेरी कोशिश रहेगी, और बाकी अगर आपका साथ रहा तो अपन कोशिश करेंगे जल्दी कर देंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि क्लासें 2-2, 3-3 घंटे की भी ले ले। अगर मौका रहेगा तो अपन उसी प्रकार से खींचना पड़ेगा। तो टाइमिंग का यही रहेगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो सिलेबस है वो हो जाएगा। बाकी टीचर के ऊपर विश्वास रखना है, संस्थान पर आपको विश्वास रखना है, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ अगर आप अच्छे से जुड़े रहे। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज जो है, उस टेस्ट सीरीज का फायदा आपको मेंस जो आंसर राइटिंग है उसमें मिलेगा। कोई जुड़ा हुआ है आरएस मेंस जो अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज जुड़े हुए थे, तो किस प्रकार से थे आप बताइए, एक बार खड़े होकर बताइए।
बहुत अच्छा था ना। मॉडल आंसर की आपको मिलेगी, मान लीजिए आज टेस्ट हो गया, 2 या 3 दिन बाद में आपको मॉडल आंसर की मिलेगी। बहुत शानदार आंसर की वो रहेंगे मॉडल, उनको भी अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक अपना जो ये था प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। अभी आपको आ जाना है, मैप निकाल लेना है। ये मैप निकाल लो, अब जो जो लेके आए वो निकाल लो, जो नहीं लाए वो देखते रहेंगे फिर, और क्या। मैप लेके आना है कल से सबको। देखो आप मैप नहीं लेके आते हो ना, फिर पढ़ाने का भी मज़ा नहीं आता। मेरी एक आदत है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है उनको फ़ायदा होना चाहिए। 2 देखते रहे, 4 लिखते रहे, फिर मज़ा नहीं रहता है। ऐसा कौन है जिसको इसमें सारे के सारे जिला पता है? कितने हैं? 2 2 4 5 6, मतलब 50% से कम ही है। इस चीज़ को आपको इंपॉर्टेंट रूप से देखो, मैं आपको किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, तो क्योंकि नहीं आ रहा है इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। अब यहाँ पे जाओगे जब सब कुछ आएगा आपको। इसमें जितने के जितने जिले जो है ना वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जब ये याद हो जाएंगे ना तो आपको ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। अभी फिलहाल तो आप केवल डिस्ट्रिक्ट का ऐसे देख के ही बता सकते हो कि भाई ये नागौर है, कि ये चूरू है, कि ये झुंझुनू है, कि सीकर है, कि जयपुर है, ऐसे बता सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में आपको इतना भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब अपनी क्लासेस चलेगी तो कौन कौन से बॉर्डर से जो है वो सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पर सीमा बना रहे हैं, कौन से जो कोई सीमा नहीं बना रहे हैं, या नागौर जो है वो कितनों से सीमा बना रहा है, पाली जो है वो कितनों से, वो भी आपको धीरे धीरे उसके आदत पड़ जाएगी। कहते ना एक दिन के अंदर अगर सब कुछ खिला देंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। धीरे धीरे खिलाएंगे आपको, धीरे धीरे आपकी आदत पटेंगे। अभी 3 घंटे की क्लास चल रही है, फिर 4 की चलाएंगे, फिर 5 की, फिर 6, आने वाले टाइम में 10 घंटे की भी क्लास चल सकती है। तो धीरे धीरे आपकी आदत पटकेंगे। देखिए ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। किसी भी नक्शे को अगर पढ़ा जाता है तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? कलर कौन सा दिखेगा आपको अच्छे से? लाल, ठीक है। एक तो इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर यही दिक्कत रहती है। ये उत्तर दिशा है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? उत्तर वाला होता है। और सबसे नीचे वाला जो होता है वो कौन सा होता है? ये दक्षिण दिशा होती है। जो राइट हैंड की साइड, मान लीजिए आप अगर ऐसे खड़े हैं तो दाएं हाथ की तरफ जो है वो कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और लेफ्ट हैंड की साइड कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। ये तो किसी भी नक्शे को पढ़ने की सबसे प्रारंभिक परिस्थिति है। अब किन्हीं दो के बीच की स्थिति हो, मान लीजिए कि ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर और पूर्व। इन दोनों के बीच वाली को आपको उठाना है। पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है उत्तर पूर्व बोलते हैं तो। ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके दक्षिण पूर्व। इसलिए तो अभी हाड़ौती वाला यही रीजन है, इसलिए बोल रहे थे दक्षिण पूर्व वाला। तो कहीं को अगर नहीं पढ़ा हुआ था तो उनको लग रहा होगा कौन सी दिशा। इन दोनों के बीच की कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके उत्तर पश्चिम। और इन दोनों के बीच की कौन सी हो जाएगी? यहां तक समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने केवल 4-5 नाम ही लिखे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। ये कौन सी दिशा होगी? मध्य राजस्थान, इसको बोलेंगे मध्य राजस्थान, क्योंकि आपको लोकेशन हर चीज की बतानी होगी ना यार। मध्य राजस्थान के अंदर है। अगर नागौर जिले की कोई आपको विशेषता पूछेगा, मान लो 2 नंबर में आपको लिखना है नागौर जिले की विशेषताएं, 2 नंबर 15 शब्दों में, क्या लिखोगे? शुरुआत यहीं से ही करना पड़ेगा, मध्य राजस्थान का वह जिला। तो मध्य, इसको बोलेंगे पूरे को मध्य। अब अपन बात करते हैं संभाग वाइज। राजस्थान में कितने संभाग है? वैसे आपकी क्लास और अच्छे से चलेगी, मैं पहले आपको मैपिंग करवा देता हूं एक बार, ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो जाए। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। उत्तरी उत्तर में कौन सा संभाग है? बीकानेर। बीकानेर में कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले अपने को लिखना है बीकानेर। ये कौन सा जिला है? बीकानेर। अपने मैप में बना लेना है, इस जो जगह है ना उसमें बीकानेर लिख लेना है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे जिले भी आएंगे जिनके अंदर आपके वो पेन की जगह ही नहीं, जैसे सिरोही में, तो इनके ऐसे एरो लगा के बाहर लिख लेना आप, ठीक है। ये जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है। और ये बीकानेर क्या है आपका?
संभाग मुख्यालय है, ये संभाग मुख्यालय हो गया। बीकानेर के अंदर और कौन सा जिला आता है? चूरू जिला आता है। ये जो है ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ये चूरू जिला है। ये बीकानेर जिला है और यह है चूरू जिला है। इसको आपको पेंसिल से भरना है, या अभी पेन से भर सकते हो, घर पे जाके पेंसिल से भरना है इसको 15 बार, और फिर कल सुबह आओगे ना जब मैं सबसे भरवा सकता हूं यहां पर ऊपर बुलाकर अभी। तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से याद करना है एक एक डिस्ट्रिक्ट को। ये कौन सा हो जाएगा आपका? चूरू हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री जरूर लगाना है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे कोई गंगानगर वाला, ऑनलाइन भी देखेगा तो फिर मैसेज करेगा उधर से कि सर आपने श्री नहीं लगाया। श्री गंगानगर है वो तीसरा जिला। और चौथा जिला कौन सा आता है? हनुमानगढ़ आता है। ये आपका हनुमानगढ़ है। ये हनुमानगढ़ जिला है आपका। तो ये 4 जिले जो है वह किस में आते हैं? बीकानेर संभाग में आते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? पूछ लेना बोले। ये हनुमानगढ़ है, ये श्री गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये चूरू है। ये पूरा का पूरा कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। ठीक है। उसके बाद में अगला संभाग देखते हैं अपन, और वह आता है आपका, ये जो जिला दिखाई दे रहा है ये कौन सा जिला है? यह है जोधपुर जिला। और जोधपुर संभाग मुख्यालय है कि नहीं है? जोधपुर संभाग मुख्यालय है कि नहीं है? है ना। तो ये जोधपुर हो जाएगा। इसको आपको भर लेना है जोधपुर जिला अपने मैप के अंदर। जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं किसी को पता है? 6 आते हैं ना। ठीक है। जोधपुर के अंदर पहला जिला कौन आ जाता है? खुद जोधपुर ही आ गया। दूसरा जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद में अगला कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर जिला आ जाएगा। ये बाड़मेर जिला आ जाएगा, इसमें तीसरा जिला आ जाएगा आपके जोधपुर में। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? जालोर जिला आ जाएगा। बढ़ते रहना साथ साथ। जालोर जिला आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आता है? सिरोही और पाली 2 ही बच रहे हैं, तो एक पाली है और एक आ जाएगा आपका सिरोही। ये आपके इसके अंदर कितने आ गए? टोटल 6 जिले आ गए हैं, जो किस में आ गए? आपके जोधपुर संभाग के अंदर आ जाते हैं। भर लिए सबने? साथ साथ भर रहे हैं, पीछे मत रहना, बोल देना। अगला संभाग आपके कौन सा आता है? जहां पर आप बैठे हो इसको तो ले पहले, इधर से इधर चलेंगे अपन धीरे धीरे। कौन सा आता है? अजमेर आता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते। ये आ जाता है आपका अजमेर। अजमेर संभाग में कौन कौन से कितने जिले आते हैं अजमेर में? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। ये 4 आते हैं। ये कौन सा है? ये है नागौर। सबसे मध्य के अंदर स्थित जो जिला है वह है नागौर। अगला कौन सा है? टोंक। ये जो दिखाई दे रहा है ये है टोंक। अजमेर के दक्षिण में ही आ जाता है भीलवाड़ा। ये हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अगला संभाग कौन सा लेवे? उदयपुर संभाग ले लेते हैं। यह है आपका उदयपुर। उदयपुर अगर आप इसको देखोगे ना तो ये ऑस्ट्रेलिया की जैसे दिखेगा। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा ऐसा ही दिखता है। पटवारी के अंदर 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, एक तरफ आकृतियां दे दी, एक तरफ जिले दे दिए। अब बच्चे पहली बार पढ़ के गए थे, उस टाइम पता है पटवारी का पेपर बहुत गजब आया था, कट ऑफ भी उसकी बहुत कम गई थी। तो उस टाइम पता ही नहीं था कि यार राजस्थान के अंदर जिलों की आकृतियां ऑस्ट्रेलिया की जैसी होती है क्या, तो समस्या हो गई थी। उस टाइम पता ही नहीं था, टीचरों ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे कि बतख की जैसी आकृति किसकी है और करौली की है, वो बाद में ही पता चला था। मयूर की जैसी किसकी है? जोधपुर की है। वो अपन पढ़ेंगे, वो सारी की सारी मैं आपको आकृतियां भी लिखा दूंगा। तो उदयपुर जो है ये आपका संभाग मुख्यालय है। उदयपुर में कितने जिले आते हैं टोटल? 5 आते हैं, 6 आते हैं? 6 आते हैं। उदयपुर के उत्तर में कौन है? ये है राजसमंद। अब ये राजसमंद तिलक की जैसे है, देख लो अब तिलक कैसे लगाते हैं। ये राजसमंद है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के दक्षिण में कौन आता है? डूंगरपुर। यह है डूंगरपुर। साथ साथ बढ़ते रहना आपको।
राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा है सबसे नीचे नीचे। दक्षिणी राजस्थान से कौन था उस दिन बोल रहे थे ना, कोई थे दक्षिणी राजस्थान से? अच्छा आज नहीं आया, ठीक है। बांसवाड़ा के उत्तर के अंदर राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के उत्तर में चित्तौड़गढ़। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं, एक चित्तौड़गढ़ और एक अजमेर, जिसकी मुख्य भूमि जो है उसके अलावा भी थोड़ा सा उसका पार्ट है। जैसे कि अजमेर का यहां पर छोटा सा युद्ध दिखाई दे रहा है, ये टोडगढ़ रावड़ी है। जब कर्नल जेम्स टोड आते हैं राजस्थान के अंदर, तो महाराणा भीम सिंह के द्वारा उनको बोराड़वाड़ा नाम से एक जगह दी जाती है, एक ठिकाना दिया जाता है उनको उपहार के अंदर, तब उसका नाम जो है वो कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका टोडगढ़ रावड़ी पड़ता है। तो ये जगह है, चूंकि यहाँ पर बॉर्डर खत्म हो गई है अजमेर की, उसके बाद में ये अलग से है। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर भी यहाँ पर बॉर्डर समाप्त है, और यहाँ पर जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये भी चित्तौड़गढ़ का ही है अलग से, जिसको घोड़े की नाल के समान आकृति बताई जाती है, जो भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़। तो टोटल 6 हो गए। कौन कौन से हो गए उदयपुर संभाग में? उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और चित्तौड़गढ़। टोटल 6 जिले हो गए। अगला कौन सा संभाग लेते हैं? कोटा ले लेते हैं। ये आपका है कोटा, ये कोटा आपका है संभाग मुख्यालय। कोटा के अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये कोटा है। कोटा के उत्तर के अंदर कौन सा आता है? बूंदी जिला आता है। कोटा के पूर्व में कौन सा आता है? बारा जिला आता है, ये है बारा जिला। और कोटा के दक्षिण में कौन सा आता है? झालावाड़। कल कोई बता रहा था झालावाड़ से भी है, ये है झालावाड़। 4 जिले हो जाएंगे इसके अंदर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? आगे चले। अभी कितने संभाग बचे हैं बताओ, देखे गिन के? 2 बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? जयपुर और भरतपुर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जयपुर, क्योंकि फिर लास्ट में वो एक बच जाएगा। जयपुर कौन सा इसमें? ये वाला है जयपुर। जयपुर क्या है? संभाग मुख्यालय है, राजस्थान की राजधानी भी है। कितने हैं जिसको नहीं पता है राजस्थान की राजधानी है? ऐसा ही के वो मॉक ले रहे थे हम लोग, जब एक बच्चे को पूछा था कि वो बोला कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन था उस समय, चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव चर्चाओं में चल रहे थे, तो उनको क्वेश्चन पूछा गया था, मैं हाँ और नरेंद्र सर वगैरह थे, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के बारे में आप बताइए कुछ, कौन है, क्या है? तो बोले कि वो भारत के शासक है, वो सब कुछ बोल दिया। बोला ठीक है चलो, तुम राष्ट्रपति भी नहीं शासक बोले चलता है, कौन है भारत के शासक? तो उसको वो भी नाम नहीं पता था कि राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत के। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार आरपीएससी का जज जाती है ना, तो वो ये भी पूछ लेता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। ये तो बच्चों को पता है, तो इसलिए इजी चीजें भी कभी आपको छोड़नी नहीं है। हमेशा एग्जाम के अंदर वही ध्यान रखना है। स्मार्ट जो स्टडी होती है वो यही होती है जिसमें आप केवल टफ के पीछे नहीं भागना है, इजी के पीछे भी जाना है। पिछली बार रीट में क्या हुआ था? सब लोग टफ ही टफ पढ़ रहे थे और पेपर आ गया बहुत इजी, तो फिर वो इजी वाले पढ़े हुए नहीं थे। कई बार ऐसी होती है परिस्थितियां, जब आप टफ ही टफ पढ़ते हो और इजी पढ़ते नहीं हो तो फिर इजी गलत हो जाते हैं। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है और अलवर है। अलवर को कई लोग भरतपुर में डाल देते हैं, ध्यान रखना है। तो जयपुर है, एक आ जाता है आपका झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे कौन सा है? ये सीकर है, अर्धचंद्राकार। जयपुर के पूर्व में कौन सा है? कौन सा है? दौसा। और दौसा के उत्तर में कौन सा है? अलवर। ये हो गए आपके जयपुर संभाग। अब लास्ट कौन सा बच रहा है? भरतपुर संभाग बच रहा है। ये है आपका यहां पर भरतपुर। ये भरतपुर जो है ये संभाग मुख्यालय है, राजस्थान का नवीनतम संभाग है भरतपुर। कब बनाया गया था किसी को पता है? जून 2005 में इसको बनाया गया था, राजस्थान का नवीनतम संभाग। भरतपुर के अंदर कितने जिले हैं?
4 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। धौलपुर से थे ना कल कोई बोल रहे थे? अच्छा वो है, हाँ ठीक है। भरतपुर के पूर्व में कौन है? ये है धौलपुर। धौलपुर के दक्षिण में कौन है? यह है आपका करौली। करौली के दक्षिण में कौन है? सवाई माधोपुर। टाइम हो गया क्या? मैनेजर साहब आके गए हैं। ठीक है, तो ये 4 जिले इसके अंदर आ जाते हैं आपके भरतपुर संभाग के अंदर। ये आपके राजस्थान के जो हैं वह सारे के सारे जिला और संभाग मुख्यालय हैं। मेरे को ये याद नहीं करवाना है कि अभी की किसकी आकृति कैसी है क्या है, बस मेरे को ये आपको याद करवाना है कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए। कल जब आप आओ तो इसको अच्छे से अगर आप 10 बार पेंसिल से अगर भरोगे ना मैप को, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। मैं इसलिए आपको संभाग वाइज कराया हूं ताकि संभाग वाइज याद करना थोड़ा आसान होता है। अगर आप ऐसे हो गए भाई हाँ ठीक है ये बाहें ऊपर की इधर से शुरू हुआ जैसलमेर जोधपुर जयपुर ऐसे, फिर ऐसे शुरू हुआ फिर ऐसे शुरू हुआ, तो वो भूल जाओगे, फिर याद नहीं होगा। संभाग वाइज अगर याद करोगे तो बहुत आसानी से होगा आपको। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, संभाग वाइज करना है ताकि आपके लिए आसान रहेगा। अभी कितनी आसानी से अपन ने याद कर लिया। तो संभाग वाइज आपको इसको भरना है, 10-15 बार भरना है। कल जब आओगे तो किसी की भी बारी आ सकती है, यहाँ पर आके मैं कोई सा भी एक भी जिला भरवा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी टाइम भी हो गया अपना और जल्दी से जल्दी आपको वापस बैठना है। सर यही बोल के गए मेरे को। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्लास में। कल से अपनी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। अब अपना सिलेबस सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। ठीक है।